गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है जीएम क्रॉप रिसर्च। तो जीएम क्रॉप मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप रिसर्च। तो ये आपका इन्वायरमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है उन्होंने गाइडलाइंस इशू की है कि जो लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में रिसर्च करते हैं उनके लिए कुछ चेंजेस लाए गए हैं। तो ये गाइडलाइंस कह रही हैं कि वो रिसर्चर्स जो जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं किसी प्लांट के जीनोम को मॉडिफाई करने के लिए, उनको जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी से अप्रूवल लेने के लिए जो है ज़रूरत नहीं है। इस गाइडलाइन में बताया गया है कि कौन से जो है कैटेगरी के जो है जीनोम एडिटेड प्लांट्स को अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो आपको रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। फिर जो है एक रोड मैप दिया है कि कैसे हम जी टेक्नोलॉजीज़ जो है उसको प्लांट्स में इंडिया में लेके आ सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आपके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्यों हो जाता है, क्योंकि ये जो है आपकी जेनेटिक मॉडिफिकेशन ये न्यूज़ में आ गई है। तो अब इसमें बताया गया है कि आपके जो है ट्रांसजेनिक सीड्स जो हैं उनके लिए जो है परमिशन नहीं चाहिए होगी। इसमें लिखा है कि ऑल रिक्वायरमेंट्स दैट रिसर्चर्स मस्ट अधेयर टू डेवलप ट्रांसजेनिक सीड्स विल अप्लाई टू जीन एडिटेड सीड्स ऑल्सो। ठीक है, मतलब अभी जो जीन ट्रांसजेनिक सीड्स के लिए आपको जो है रिक्वायरमेंट्स होती है गाइडलाइंस की, वही सेम जीन एडिटेड सीड्स के लिए भी होगी। तो ट्रांसजेनिक सीड्स क्या होते हैं? जिनके डीएनए में कोई ना कोई जो है चेंजेस किए जाते हैं, कोई ना कोई बाहर का आर्टिफिशियल मीन्स को यूज़ करते हुए उस स्पीशीज़ के डीएनए में कोई चेंज किया जाता है, उसको हम कहते हैं ट्रांसजेनिक सीड्स। तो जीनोम एडिटिंग आपको पता ही है, हमने कई बार डिस्कस किया है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किसी ऑर्गेनिज्म जो होती है वो कहाँ पर स्टोर होती है, आपके जीनोम में। तो उसमें जो है आपके डीएनए को आप किसी भी तरह से मॉडिफाई करो, चाहे आप उसमें कुछ इंसर्ट करो, डिलीट करो, मॉडिफाई करो या रिप्लेस करो, ताकि उसका इफेक्ट जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म पे पड़े, उसको हम कहते हैं जीनोम एडिटिंग। ठीक है, तो इसको हम कई तरीके के लिए करते हैं, कई जो है पर्पज़ के लिए की जाती है जीनोम एडिटिंग। ठीक है, इसको आपके वायरस में भी की जाती है ऑफ कोर्स। अब प्लांट में किस पर्पज़ के लिए की जाती है, ये आपके इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपको ये प्रीलिम्स में आपको ऐसे टॉपिक में आ सकता है कि क्या क्या जीनोम एडिटिंग के जो है एप्लीकेशंस हैं, तो आप इसको ये ऑप्शंस दिए जा सकते हैं, तो आपको करेक्ट करना को पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर लिखा है क्रॉप इंप्रूवमेंट, इन्हांसमेंट ऑफ क्रॉप न्यूट्रिशन, क्रॉप प्रोटेक्शन, बायोफ्यूज, फार्मास्यूटिकल्स या फिर न्यूट्रास्यूटिकल्स। ठीक है, तो ये इन सब में जो है जीनोम एडिटिंग जो है उसका यूज़ करते हुए आप जो है एप्लीकेशन इसकी ला सकते हो। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी क्या है? ऑफ कोर्स मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर आती है ये। और जो भी लार्ज स्केल यूज़ अगर कोई करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, हजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, उनके जो है रेगुलेशन के लिए जीईएसी का जो है वो की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो कोई भी हजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है उनकी मैन्युफैक्चरिंग, यूज़, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट या स्टोरेज का जो भी जो है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है और रेगुलेट करने की, वो जीईएसी के पास ही है अंडर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, उसके पास ये भी पावर है कि वो प्यूनिटिव एक्शन भी ले सकती है। तो इसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है? एक स्पेशल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के, वो इसको चेयर करते हैं, और बाकी कुछ मिनिस्ट्रीज़ या एजेंसीज़ के जो है लोग भी इसमें जो है वो इस कमेटी में होते हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, तो वो सब भी जो है इसके ही मेंबर्स होते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सरप्लस ऑफ द आरबीआई। आपका इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जो है आपके इवन गवर्नेंस के लिए भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो आरबीआई जो है उन्होंने भी, उनके बोर्ड ने अप्रूव किया है कि 30,000 करोड़ के आसपास का जो सरप्लस उनके पास है, प्रॉफिट एक तरह से, वो यूनियन गवर्नमेंट को वो ट्रांसफ़र करेंगे। वो अपना कंटिंजेंसी रिस्क बफर जो है वो इस बार 5.5% मेंटेन कर रहे हैं। तो आरबीआई को पहली बात तो प्रॉफिट कहाँ से होता है? तो आरबीआई आपको पता है वो भी एक तरह से बैंक है ना, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट का बैंक है। प्रॉफिट कैसे कमाता है वो? क्योंकि उसके पास फॉरेन करेंसी एसेट्स होते हैं, तो जो उसकी वैल्यू ऊपर नीचे होती है तो उससे उसको प्रॉफिट या फिर लॉस होता है। और क्योंकि उसने ट्रेजरी बिल्स या बॉन्ड्स जो होते हैं फॉरेन गवर्नमेंट्स के वो भी रखे होते हैं, टॉप रेटेड सिक्योरिटीज़ भी रखी हैं, तो उसको इंटरेस्ट भी मिलता है। फिर जो बाकी बैंक्स को वो लैंडिंग करता है, तो उससे वो 1% 2% का जो मार्जिन रखता है उस पर भी वो प्रॉफिट कमाता है। तो उस प्रॉफिट को जब वो कमाता है, जो भी इनकम उसकी जनरेट होती है, उसमें से वो अपना कंटिंजेंसी रिस्क निकालेगा या बहुत सारे अलग से जो है रिजर्व्स निकाल के जो पैसा बचता है वो सरप्लस होता है आरबीआई का, एक तरह से वो प्रॉफिट होता है। तो आरबीआई का ओनर कौन है? आरबीआई का ओनर कौन है?
यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यूनियन गवर्नमेंट उसकी ओनर है, तो वो अपना सारा प्रॉफिट जो है वो यूनियन गवर्नमेंट को दे देता है, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट उसकी सोल ओनर है। अब क्योंकि कोई कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है वो, तो जो ओनर है उसके प्रति उसकी जिम्मेदारी है, तो उसको डिविडेंड पे करना पड़ता है या अपना जो है प्रॉफिट देना पड़ता है। तो अपना सारा जो है खर्चा निकालने के बाद, अपने सारे रिजर्व्स रखने के बाद जो पैसा बचता है वो सरप्लस होता है आरबीआई का, और वो आरबीआई जो है अंडर सेक्शन 47 ऑफ आरबीआई एक्ट जो है वो सरप्लस यूनियन गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। तो अब ये कंटिजेंसी फंड क्या है, जिसमें अब 5.5% मेंटेन करने की बात की जा रही है इस साल। तो एक्चुअली ऐसा क्या होता है कि कई बार आपकी जो है आपने सिक्योरिटीज़ रखी हुई है या आपने फॉरेन करेंसी रखी है, वो डेप्रिशिएट भी हो सकती है, आपकी रुपी डेप्रिशिएट हो सकता है। तो जब अगर आपकी फॉरेन करेंसी या फिर आपके गोल्ड के प्राइसेस कम हो गए, तो जो आरबीआई के पास पैसा पड़ा है तो वो कम हो जाएगा। तो ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन से जो है वो डील करने के लिए कंटिजेंसी फंड बनाया जाता है, और जो भी प्रॉफिट जनरेट होता है आरबीआई का, उसमें से वो कुछ पैसा उस कंटिजेंसी को से डील करने के लिए रख लेता है, जैसे इस बार 5.5% रखा गया है। फिर आपका CGRA अकाउंट क्या होता है, करेंसी एंड गोल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसमें क्या होता है कि करेंसी रिस्क है, अगर कोई इंटरेस्ट रेट का कोई रिस्क है या गोल्ड प्राइसेस ऊपर नीचे चले जाते हैं, उससे डील करने के लिए भी आरबीआई एक रिजर्व बना के रखता है कि अगर उसमें हमको लॉस होगा तो हम कैसे जो है वो पूरा करेंगे। तो कोई भी गेन या लॉसेस जो होते हैं अगर फॉरेन करेंसी एसेट्स के या गोल्ड के, तो वो उस पैसे को जो है इस CGRA अकाउंट में डाल देता है कि कभी अगर कोई ऐसी सिचुएशन आए जब हमारे प्राइसेस गोल्ड प्राइसेस नीचे गिर गए, तो आरबीआई के पास जो गोल्ड है उसके तो प्राइसेस नीचे गिर जाएंगे, तो उससे लॉस से बचने के लिए CGRA अकाउंट में पैसा डाला जाता है, ठीक है। ऐसे ही फॉरेन करेंसी जो होती है आपकी फॉरेन सिक्योरिटीज़ में जो आरबीआई के पास है, उसमें अगर लॉसेस से बचने के लिए जो है वो इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन अकाउंट फॉरेन सिक्योरिटीज़ जो है IRA-FS के अंदर वो पैसा डालते रखता है, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। तो ये भी आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमी का, क्योंकि आरबीआई की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम का इस्तेमाल करते हुए टोटल इंडिया से $19.610 बिलियन जो है वो मार्च 2022 तक जो है वो ट्रांसफ़र किए गए हैं बाहर की कंट्रीज़ में। तो एक्चुअली हमारे जो है इंडियन जो रेजिडेंट्स हैं उनको अलाउ किया गया है कि वो फॉरेन करेंसी बाहर भेज सकते हैं, लेकिन फेमा के अंदर भेज सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस के अंदर। तो फेमा के अंदर भेजने के लिए आरबीआई ने सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में एक लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम निकाली थी 2004 में, ताकि जो हमारे इंडिविजुअल्स हैं वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी जो है वो बाहर एक साल के अंदर भेज सकें, ठीक है। जैसे इस टाइम पे करंटली रेगुलेशंस के हिसाब से हम $2.5 लाख से ऊपर जो है एक फाइनेंशियल ईयर में नहीं भेज सकते रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, ठीक है। कंपनीज़ के लिए ऑफकोर्स ये जो है लिमिट ज़्यादा होती है, क्योंकि उनकी तो बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र्स हो सकती हैं, उनके ज़्यादा अमाउंट बाहर ट्रांसफ़र हो सकती है। लेकिन एक इंडिविजुअल लेवल पर जो है $2.5 लाख से ऊपर जो है आप फाइनेंशियल ईयर में बाहर नहीं भेज सकते पैसा। तो अब कैसे पैसा आप किस चीज़ के लिए भेजोगे, अब अगर आप समझ लो बाहर टूरिज़्म के लिए जा रहे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, मेडिकल एक्सपेंसेस हैं आपके, पढ़ने के लिए जा रहे हो, किसी गिफ्ट दे रहे हो, डोनेशन दे रहे हो, या इवन आप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद रहे हो ओवरसीज़ मार्केट में, तो एक इंडिविजुअल जो है वो $2.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर उससे ज़्यादा पैसा बाहर नहीं भेज सकता एक साल के अंदर, ठीक है। रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, ऐसा नहीं है कि आप जो है $2.5 लाख कहीं भी भेज सकते हो, ये नहीं कि आप टेरर फाइनेंसिंग में पैसा भेजने लग गए। तो इसलिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, जैसे कि आप लॉटरी टिकट्स नहीं बाय कर सकते उस पैसे, ये नहीं कि आप $2.5 लाख जो है वो बाहर भेज रहे हो लॉटरी टिकट्स खरीदने के लिए। कुछ एक्सी मैगजीन्स हैं, या फिर आप कुछ स्टेक्स खरीद रहे हो, या फॉरेन एक्सचेंज अब्रॉड में आप उसमें उसके अंदर ही डील कर रहे हो, उसका बिजनेस कर रहे हो, उन चीज़ों में जो है आप पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। फिर गवर्नमेंट जो है टाइम टू टाइम शेड्यूल 2 जो है फॉरेन एक्सचेंज फेमा का, उसके अंदर जो है रूल्स के अंदर जो है आइटम्स डालती रहती है कि आप इसको परचेज़ नहीं कर सकते, इसको आप इसके लिए आप पैसा खर्च नहीं कर सकते बाहर। अब ये सब क्यों करती है गवर्नमेंट, ताकि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो कम ना हो, ऐसा ना हो कि आप सारे इंडिविजुअल धीरे धीरे बाहर पैसा ही भेजना शुरू कर दें, ठीक है। तो अब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स आपको पता ही है, FATF, अगर उन्होंने कुछ कंट्रीज़ को नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज़ डिक्लेयर किया या टेरिटरीज डिक्लेयर किया, उनको भी आप जो है रेमिटेंसेज वहाँ पर पैसा नहीं भेज सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, इंटरनेशनल रिलेशंस का टॉपिक है। तो US प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो है वो भी ईस्ट एशिया के ट्रिप में जो है उन्होंने अनाउंस किया इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, जो कि टोक्यो में वो अनाउंस करने वाले हैं ऑफकोर्स क्वाड समिट के टाइम पर। तो ये IPEF जो है कोई ट्रेडिशनल ट्रेड एग्रीमेंट तो नहीं है, बट इसके 4 पिलर्स हैं।
फेयर एंड रिजिलियंट ट्रेड, सप्लाई चेन रेजिलियंस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डीकार्बनाइजेशन, एंड टैक्स एंड एंटी करप्शन। ठीक है, अगर किसी को जो है फ्रेमवर्क को साइन करना है किसी कंट्री को, तो उसको चारों के चारों मॉड्यूल्स को साइन करना पड़ेगा, चाहे वो उसमें चारों में पार्टिसिपेट करे या ना करे। अब फेयर एंड रिजिलियंट ट्रेड का जो मॉड्यूल है वो यूएस के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जो है वो उसको लीड करेंगे, और इसमें जो है जैसे डिजिटल जो है सेक्टर, लेबर स्टैंडर्ड्स या इन्वायरमेंटल इश्यूज़, ये सब जो है वो इस ट्रेड के मॉड्यूल के अंदर जो है वो डिस्कस किए जाएंगे और उसके ऊपर एग्रीमेंट्स किए जाएंगे, और वो एग्रीमेंट्स जो है वो बाइंडिंग कमिटमेंट्स होंगी। ठीक है, आप जो है अगर कोई इसका पार्टी बनता है, कोई आईपीएफ में पार्टिसिपेट करके इसका पार्टी बनता है, तो उसको ऐसा नहीं कि उसको अपना पूरा मार्केट एक्सेस देना पड़ेगा, बट कुछ लिमिटेड जो है लोअर करने पड़ेंगे टैरिफ बैरियर्स, कुछ जो है कुछ फैसिलिटेट करना पड़ेगा एक दूसरे का जो है आईपीएफ के मेंबर्स के लिए। ठीक है, अब आईपीएफ कब प्रपोज किया गया था? अक्टूबर 2021 के ईस्ट एशिया समिट के टाइम पर प्रेसिडेंट बाइडेन जो है उन्होंने इसको जो है वो प्रपोज किया था। क्यों प्रपोज किया है? क्योंकि अमेरिका जो है अपनी क्रेडिबिलिटी गेन करना चाहता है हमारे ईस्ट एशिया रीजन में, क्योंकि उस टाइम पर पहले क्या हुआ था कि प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप थे, उन्होंने ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से जो है वो पुल आउट कर लिया था। तो इस टाइम पर जो है ईस्ट एशिया जो है उस रीजन में यूएस का कोई क्लाउड नहीं रह गया था, इकोनॉमिक क्लाउड। तो चाइना की इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस बढ़ गया था, उसको जो है काउंटर करने के लिए यूएस जो है उन्होंने ये आईपीईएफ को प्रपोज किया है। ठीक है, तो एक तरह से ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के साथ इकोनॉमिक एंगेजमेंट के लिए एक यूएस का ये व्हीकल बनने वाला है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बायो रैप। तो ये बायो रैप जो है आपका इन्वायरमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल पोर्टल फॉर बायोटेक रिसर्चर्स एंड स्टार्टअप्स, इसको जो है वो लॉन्च किया गया है। तो ये एक सिंगल विंडो है, इसके अंदर जो भी रेगुलेटरी अप्रूवल सीख कर रहे हैं, कोई भी बायोलॉजिकल रिसर्च या डेवलपमेंट एक्टिविटी करने वाली कंपनीज या फिर रिसर्चर्स, वो इसी बायोलॉजिकल रिसर्च रेगुलेटरी अप्रूवल पोर्टल के ऊपर जाकर जो है वो अप्रूवल्स ले सकते हैं। और कुछ फैक्ट्स यहाँ पर, क्योंकि अभी टॉपिक ऐसा है तो इस पर फैक्ट्स कुछ शेयर कर देते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी के कंटेक्स्ट में इंडिया टॉप 12 डेस्टिनेशंस में है। थर्ड लार्जेस्ट बायोटेक्नोलॉजी डेस्टिनेशन एशिया पैसिफिक रीजन में इंडिया है। बाय 2025 ये कहा जा रहा है कि इंडिया जो है 19% से ग्रो करने लगेगा बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में, और पिछले जो है सालों में हमको जो है स्टडी ग्रोथ देखने को मिली है बायो इकोनॉमी की हमारे नेशनल जीडीपी में। नेक्स्ट टॉपिक है रेटिनोब्लास्टोमा। तो ये आपका साइंस एंड टेक का एक टॉपिक है। तो ये वर्ल्ड रेटिनोब्लास्टोमा एक अवेयरनेस वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है। 15 मई से लेकर 21 मई तक सेलिब्रेट किया गया इसको, या ऑब्जर्व किया गया है। ये रेटिनोब्लास्टोमा क्या है? एक कॉमन आई कैंसर है, जो कि दोनों आईज में भी हो सकता है या एक आई में भी हो सकता है, हेरिडिटरी भी हो सकता है और बिना मतलब ऐसे स्पोरेडिक भी हो सकता है। ठीक है, लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है ये। तो इसके कुछ सिम्टम्स क्या होते हैं? वाइट रिफ्लेक्स हो जाता है आई में, जो आपका आई का प्यूपिल है उसके अंदर वाइटनेस आ जाती है, इंस्टेड ऑफ रेड कलर दिखने की बजाय वाइटनेस दिखने लगती है। और स्क्विंटिंग मतलब आपको टेढ़ी बींगी सी आंखें लगेंगी। ठीक है, वो मतलब ऐसा लगेगा कि जो है पर्सन की जो है वो जो प्यूपिल है वो कहीं और देख रहा है। ठीक है, फिर पुअर विजन, आपको विजन थोड़ा सा वो जो है वो ब्लर हो जाएगा। तो इसका इलाज क्या होता है? क्योंकि एक फॉर्म ऑफ कैंसर है तो उसका कीमोथेरेपी ही एक इलाज होता है। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेट गामा। तो ये आपका जो है टॉपिक मिसलेनियस टॉपिक है। ऐसे पूछा जा सकता है आपके आर्ट एंड कल्चर में या हिस्ट्री में भी पूछा जा सकता है। आर्ट एंड कल्चर तो नहीं ऑफ कोर्स, बट हिस्ट्री में पूछा जा सकता है कि गुलाम मोहम्मद बख्श बत ये कौन थे? रुस्तम ए हिंद। तो रुस्तम ए हिंद ये थे जिनको कहा गया था रुस्तम ए हिंद, और इनका रिंग नेम था द ग्रेट गामा। ठीक है, तो ये अनडिफिटेड रेसलिंग चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड थे, और इनको कभी हराया नहीं जा सका। इंडिया में ये उस टाइम पर थे 1900s में, और आफ्टर जो पार्टीशन तो इन्होंने जो है लाहौर में ये रहते थे। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोजेक्ट वॉरडेक। तो आर्मी ट्रेनिंग कमांड और जो है राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी जो है उन्होंने मिलकर वॉर गेम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर डेवलप करने का जो है वो प्रपोज किया है। तो ये एक तरह से वॉरडेक इसको आप कह सकते हो। इसमें होगा क्या कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हुए वर्चुअल रियलिटी वॉर गेम्स बनाई जाएंगी, ताकि जो आर्मी के सोल्जर्स हैं वो इसको इन गेम्स का यूज़ करते हुए काउंटर टेरर या फिर काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस जो है वो सीख सके। ठीक है, तो ये आपका सिक्योरिटी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट टॉपिक आपका है राइट टू फीड स्ट्रे डॉग, सोशल इशू है आपका ऑफ कोर्स ये। तो 3 जज बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर को जो है वो स्टे किया है कि स्ट्रे डॉग्स जो है उनका भी राइट बनता है फूड एंड वाटर का, और सिटीजन्स का ये भी राइट है कि वो उनको फीड कर सके। तो सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन की वजह से जो है कम्युनिटी डॉग्स जो है उनको प्राइवेट ड्राइव वेज या पोर्चेज पे या स्पॉट्स जो कि दिल्ली में जो होंगे उन उधर जो है रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस के कंसल्टेशन के बाद डेजिग्नेट किया जा सकता है जहाँ पे कम्युनिटी डॉग्स को फीड किया जा सकता है, ठीक है। सो अब ये हाई कोर्ट का केस क्या था, 2021 का डॉक्टर माया जबलानी वर्सेस राधा मित्तल एंड ओर्स का केस था, एंड अदर्स का केस था। ये केस जो है आपको इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपसे सिर्फ केस के बारे में भी पूछा जा सकता है कि ये केस किस टॉपिक से या किस जो है वजह से न्यूज़ में था, तो आपको पता होना चाहिए कि राइट टू फीड द स्ट्रे डॉग, ये उसके लिए केस इंपॉर्टेंट था, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is GM crop research. So GM means here genetically modified. So recently Department of Biotechnology has issued some guidelines easing the norms for research into genetically modified crops. So these guidelines are saying that researchers who are using gene editing technology to modify the genome of the plant, they are exempted from taking approvals under the from the genetic engineering appraisal committee. Okay, so this topic is important for your environment section of course, and these guidelines have specified the categories of genome edited plants which will be exempted from being taken from taking the regulatory approval in case you are going for the genome editing in those plants. And it provides a roadmap for the development and sustainable use of GE technologies for plants in India. Okay, so guidelines are saying that that all requirements that researchers must adhere to develop transgenic seeds will also apply to gene edited seeds, except some of course clauses which require permission from GAAC. Okay, so what are transgenic seeds? So transgenic seeds are those, of course, in which one or more DNA sequence is taken from another species and it has been introduced to that species using artificial means. Okay, so basically it is a form of, you can understand that like we go for crossbreeding, but of course it is not crossbreeding, but you can say that in the seed you have taken the DNA sequence of another species and introduced it using artificial means for making a transgenic seed. Okay, so what is just genome editing? For that you have to understand what is a genome. Genome is basically complete genetic information of an organism, and if you make any alteration to it, any modification to it, it is called the gene editing. Okay, so when you modify anything in the DNA, insert anything, delete anything, modify or replace anything in the genome of a living organism, it is called genome editing. So we have studied this genome editing in the context of virus also. But this genome editing is also important for your plants. So it has wide applications, like it helps in crop improvement, enhancement of crop nutrition, crop protection, biofuels, pharmaceuticals, and nutraceuticals industry. So what is this genetic engineering appraisal committee? So of course this committee is under the Ministry of Environment, and it under the 1989 rules, it regulates the large scale use of hazardous microorganisms and recombinants, and this GEAC has been entrusted with the responsibility to regulate these microorganisms under the Environment Protection Act of 1986. Okay, so they also have these powers to take punitive action under the Environment Protection Act. This committee, Genetic Engineering Appraisal Committee, is chaired by the Special Secretary or Additional Secretary of the Ministry of Environment. It also has members from several other ministries and concerned agencies like the Ministry of Industrial Development, Department of Biotechnology, and even the Department of Atomic Energy. So the next topic is surplus of the RBI. So this topic is for your economy section. So RBI has recently announced that it will transfer a surplus of 30,000 crore plus to the union government, because of course union government is the owner of the RBI. And after
RBI has already earmarked 5.5% of the contingency fund for itself to deal with the exigencies. So why this surplus? How RBI has generated this surplus? It means how RBI has made this profit, because you know that RBI is a full service central bank. It manages the borrowings of the government of India as well as of the state government. While carrying out all its operations and functions, it makes profit. You know that it holds foreign currency assets, so generally these foreign currency assets also appreciate, or in case these uh, because it also holds the treasury bills and bonds on behalf of the government of India. So foreign governments also pay interest to the RBI, because it is holding these treasury bills or top rated securities. Also, while it is dealing with other scheduled commercial banks, it generates money from that also. Okay, so all that goes into the income of the RBI. Okay, so after earmarking certain funds like the contingency fund for itself, it generates a certain amount, that is its surplus. So because why RBI transfers this surplus to the government? Because the government of India or the union government is the sole owner of the RBI. So like any other owner, it transfers the surplus that it generates for itself, that it generates to its owner, that is the government of India. Okay, so it has a legislative sanction also. Section 47 of the RBI Act asks the RBI that it should transfer its excess of income over expenditure to the government, because government is the owner of the RBI. Okay, so what is the contingency fund? So like the news is saying that 5.5% will be earmarked for contingencies. So these contingencies, as you know, that these are emergencies, these are unforeseen situations. Let's suppose that there is a depreciation in the value of securities that RBI is holding. In that case, RBI will have little money left. So to deal with that problem, it will have this 5.5% of its total earnings, and this money will be used to deal with such situations. So what is this CGRA account? So currency and gold revaluation account is also maintained by the RBI. So let's say there is a currency risk or interest rate risk or movement in gold prices. To deal with all such emergency situations, CGRA is also maintained by the RBI. So it is also like a reserve which RBI is using to deal with these in case there is loss or to the RBI if there is a depreciation in terms of currency value. Okay, so all that in case there is gold price fluctuation also. So in that case, CGRA money would be utilized to neutralize the losses that RBI has suffered due to the fluctuations in prices. So what are these IRAFS and IRARS? So these accounts are also reserve accounts which RBI maintains in case there is any gains or losses in the revaluation of foreign dated securities. So the next topic is liberalized remittance scheme. So this topic is also for your economy section. So as per the RBI's liberalized remittance scheme, the statistics are saying that India has transferred about $19.610 billion as outward remittances in the year ended, which ended on March 2022. So you know that Indians also, like India gets money, but Indians also transfer money abroad also. Okay, so Indians are allowed to transfer foreign currency under the foreign exchange regulations of the government of India, like FEMA. So to regulate the transferring of such funds within a specified limit, RBI has had brought this ILARA scheme during 2004. So this basically pertains to the needs of resident individuals who want to remit a certain amount of money abroad. So they are allowed to transfer, as per current regulations, they are allowed to transfer $250,000 per financial year. These limits are for resident individuals. Of course, this scheme is only for individuals. For corporations, this amount would be much higher. Okay, because they have large transactions to make. But for an individual, it has been decided that up to $250,000 per year, financial year,
this limit would be there for liberalized remittance scheme. So this money an individual can be using for its traveling purpose, medical treatment, studying, etc., or even for investment in shares, debentures, etc., or even to buy immovable property abroad. So, but there are certain restrictions also. You just cannot utilize this scheme and block. You have certain restrictions also. This you should not be dealing or you should not be doing the business of foreign exchange abroad. You should not be using that money to buy lottery tickets or proscribed magazines. And there are certain items that union government lists under the schedule 2 of FEMA rules 2000 time to time. So those items cannot also be purchased using that money. Also, the FATF also has time to time earmarks countries or territories which are non-cooperative, so you cannot deal with those countries also. Okay, so this liberalized remittance scheme is not having is not completely free. It is also having certain restrictions. So the next topic is Indo-Pacific Economic Framework. So this topic is for your international relations topic. So US President Joe Biden during his East Asia trip is poised to launch this Indo-Pacific Economic Framework in Tokyo. It is not a traditional trade agreement, but it has certain pillars like fair and resilient trade, supply chain resilience, infrastructure and decarbonization, and tax and anti-corruption. So one any country that wants to be a part of this initiative has to sign up for all the components within a module, and they do not have to participate in all modules also. Okay, so for the fair and resilient trade module, it will be led by the US Trade and Representative Office, and there will be some certain binding commitments also. IPF does not mean that all countries who are participating in it would have to provide market access commitments or give lower tariff barriers to trade, but certain administrative arrangement would be made under this agreement. So how did it originate? How did this IPEF originate? So President Biden spoke about it in October 2021 East Asia Summit. So because US wants to regain credibility in East Asia and Southeast Asia, especially because former President Donald Trump pulled out of the TPP, and US was not having any presence in this region, and Chinese economic hegemony was increasing. So this IPEF will be a counter to China's economic influence in this region, and it will be the new US vehicle for engagement with the East Asia and Southeast Asia countries. So the next topic is bio-RAP. So this topic is for your science and tech section. So this national portal for biotech researchers and startups has been launched by the Union Minister of Science and Technology. So this will help all those who are seeking regulatory approval for biological research and development activity. So this portal would act as a one-point source, and it will allow the stakeholders to see the approvals. Okay, certain facts have also been shared here. You can read them by yourself. So the next topic is retinoblastoma. So this topic is for your science and tech section. So World Retinoblastoma Awareness Week was recently observed. It is a very common eye cancer. It occurs either in one eye or even in both eyes, and it can be hereditary and sporadic as well. It can also be life-threatening. Certain symptoms are there. White reflex in the eye, pupil that looks like white color or yellow color instead of the red. Instead of red, when you pass light through it, it can be a symptom of this retinoblastoma. Squinting means a crossed eye which is looking towards the nose or towards the ear. It is also a symptom of this retinoblastoma. Or even poor vision can also be a symptom of it. Okay, because it is a form of cancer, so chemotherapy is generally delivered to deal with this situation. So the next topic is the Great Gamma. So Ghulam Muhammad Bakhshdat, who was known as Rustam-e-Hind, and his ring name was the Great Gamma. His Google has recently commemorated his birth anniversary with a Google Doodle. He was an undefeated wrestling champion of the world, and he participated in during the early 20th century, and he had a career of more than 52 years, and he is considered as one of the greatest wrestlers of all time.
So the next topic is Project War Deck. So Army Training Command and Rashtriya Raksha University has developed a war game research and development center in New Delhi. So this center will use artificial intelligence to design virtual reality war games. These war games would be utilized to train the soldiers, and these soldiers can test their strategies in counter terror and counter insurgency operations. The next topic is right to feed stray dogs. So this is a social issue. Three-judge bench of Supreme Court has vacated the stay on Delhi High Court order, which said that stray dogs have a right to food and water, and even the citizens have a right to feed them. So this will, of course, pave the way for community dogs to be fed either at private driveways or porches or at designated spots. Okay, so this case is important for you because it has been in news now. So Dr. Maya D. Chablani and versus Radha Mittal, another case. This case will be important. Prelims exam, you can be asked what was the why this case was in news. So you must be remembering this name also. Okay, so this Delhi High Court case, you must be remembering this name also. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.